नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है नरेश कुंतल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल केकेज क्लासेस में। बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। 7 मार्क्स का ये चैप्टर आपके सिलेबस में रहेगा और ज़्यादा समय बचा नहीं है आपके एग्जाम्स में। इस चैप्टर को हम 1 शॉट वीडियो में ख़त्म करेंगे, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम चैप्टर शुरू करते हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम है बायोमोलिक्यूल्स, ये चैप्टर बायोलॉजी का वेटेज ज़्यादा रखता है और बायोलॉजी के साथ साथ इसके अंदर केमिस्ट्री के टर्म्स भी आते हैं, तो उन सारी चीज़ों को भी हम साथ के साथ समझते चलेंगे। जैसा कि चैप्टर का नाम है बायोमोलिक्यूल्स, तो पहले हम समझेंगे बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। पहले हम जानेंगे कि बायो का मतलब यहाँ पे है, जैसे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर या कोई भी एनिमल बॉडी के अंदर जितनी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस चल रही हैं, उन बायोलॉजिकल प्रोसेस को कंप्लीट कराने के लिए, बॉडी को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए, बॉडी की ग्रोथ कराने के लिए जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स चाहिए, वो सारे के सारे कंपाउंड्स बायोमोलिक्यूल्स से मिलकर बने होते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम इन्हीं सारी चीज़ों को समझेंगे कि क्या होते हैं बायोमोलिक्यूल्स, ये बनते कैसे हैं, ये काम कैसे करते हैं, हमें इनकी ज़रूरत क्यों है। तो डेफिनेशन की फॉर्म में अगर हम समझें, ऑल लिविंग सिस्टम्स आर कंपोज्ड ऑफ वेरियस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसने बोला है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नेमली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स, विटामिन्स, ऐसी कई सारी चीज़ें। यानी कि जितने भी आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स और ऐसी चीज़ें देखते हैं, वो सारी की सारी होती हैं बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है। दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज बायोमोलिक्यूल्स। दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। किसी भी ह्यूमन बॉडी या प्लांट या एनिमल बॉडी, इनके अंदर जितने भी बायोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं, इन बायोलॉजिकल फंक्शंस को कराने के लिए ज़रूरी होते हैं बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है। आगे हम बात करें, जैसे कि इसके अंदर आप पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड्स, विटामिन, हार्मोन, ये सारी चीज़ें हम टर्म बाय टर्म पढ़ेंगे। इसके अंदर हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? इनका जनरल फॉर्मूला होता है CxH2O होल बाई। एक थियरी है जो आपको समझनी पड़ेगी पहले। पुराने टाइम में क्या होता था, जितने भी कंपाउंड्स पाए जाते थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते थे, उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बेसिस पे उन्हें ये आइडेंटिफाई किया जाता था कि ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं या नहीं। उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए एक थ्योरी बनाई गई जिसमें कहा गया कि यदि आप किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को CxH2O का होल बाई इस फॉर्म में फिट कर सकते हैं, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड एक कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा। पुराने टाइम में ये थ्योरी चलती गई। जैसे कि एग्जाम्पल सुक्रोज, सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11, ये इजीली फिट हो जाता है इस फॉर्मूले के अंदर। ऐसे ही ग्लूकोज, ये भी इजीली फिट हो जाता है इस फॉर्मूले के अंदर। पुरानी थ्योरी के बेसिस पे ये माना गया कि सुक्रोज और ग्लूकोज दोनों कौन होंगे, फिर कार्बोहाइड्रेट होंगे। लेकिन आगे चलने के बाद मॉडर्न थ्योरी में इन चीज़ों में एक्सेप्शन देखे गए। जैसे कि पहला एक्सेप्शन देखा गया एसिटिक एसिड का। क्या एक्सेप्शन देखा गया? एसिटिक एसिड का फॉर्मूला देखें, फॉर्मूला होता है CH3COOH। यदि आप इसे CxH2O का होल बाई फॉर्मूले में फिट करें तो ये इजीली फिट हो जाता है। लेकिन आप और हम जानते हैं कि एसिटिक एसिड एक एसिड है, ना कि एक कार्बोहाइड्रेट। तो ये थ्योरी आगे जाके फेल हो गई। इसी तरह से एक नया कंपाउंड और था जिसका नाम था रेहमनोज। रेहमनोज का फॉर्मूला होता है C6H12O5। रेहमनोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट के जनरल फॉर्मूले में फिट नहीं होता, लेकिन रेहमनोज अपने आप में एक कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कहने का मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट को लेकर जो पुरानी थ्योरी चलती थी, वो पुरानी थ्योरी मॉडर्न एरा में आके वो थ्योरी गलत साबित हो गई।
तो आगे अब हम देखेंगे नई थ्योरी क्या दी गई। फिर नई थ्योरी में बोला गया कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स। यदि आप इस लाइन का मतलब समझ गए तो आप इस पूरे चैप्टर में सारी चीजें अच्छे से समझ पाएंगे। बड़े ध्यान से समझना। ऑप्टिकली एक्टिव होने का मतलब है यदि किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की स्ट्रक्चर को आप शीशा के सामने रख दें, देसी भाषा में समझे तो आप उसे मिरर के सामने रख दें, और जब भी आप उसे मिरर के सामने रखेंगे तो आपके सामने दो इमेज बन के आएंगी। दो इमेज बनने का मतलब है एक तो ओरिजिनल इमेज और एक मिरर इमेज। यदि मिरर इमेज और ओरिजिनल इमेज एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल है तो वो कहलाएंगी नॉन ऑप्टिकली एक्टिव, और यदि मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल है, यदि एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल है तो वो कहलाएंगी ऑप्टिकली एक्टिव इमेज। जैसे मैं इस बी की मिरर इमेज को बी की ओरिजिनल इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज कराने की कोशिश करूं तो ये इमेज इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होती, तो मैं कहूँगा कि बी एक ऑप्टिकली एक्टिव स्ट्रक्चर है या ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। ऑप्टिकली एक्टिव होने के साथ साथ ये पॉलीहाइड्रोक्सी होने चाहिए। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब है इनके अंदर कई सारे OH ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है बात। साथ के साथ इसके अंदर या तो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो या फिर इनके अंदर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट हो। दोबारा समझेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स को नई एरा में या मॉडर्न वे में किस तरह से डिफाइन किया गया कि ऐसे ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड जिनके अंदर या तो एल्डिहाइड प्रेजेंट हो या फिर जिनके अंदर कीटोन प्रेजेंट हो। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज सैकेराइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स को सैकेराइड्स भी कहा जाता है। सैकेराइड्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि सैकेराइड एक ग्रीक वर्ड से निकल के आया है, और वो ग्रीक वर्ड कौन सा है? सैकेरोन। और सैकेरोन का वास्तविक मतलब होता है शुगर। शुगर से यहाँ पे मतलब है स्वीट चीज़ों से, यानी कि सैकेरोन का टेस्ट स्वीट होता है, उसी वजह से उसका नाम रखा गया सैकेराइड। ठीक है बात। आगे समझेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। यदि आप ये जान पाए हो कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं तो आगे हम पढ़ेंगे इनकी क्लासिफिकेशन। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी, या तो एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो। ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर टूवर्ड्स हाइड्रोलाइसिस। यदि आप कार्बोहाइड्रेट्स का हाइड्रोलाइसिस कराएं, मीन्स आप कार्बोहाइड्रेट्स को पकड़ें और पानी में डाल दें। पानी में डालने के बाद कार्बोहाइड्रेट्स कितने पार्ट्स में टूटते हैं, कितने पार्ट्स में डिसोसिएट्स होते हैं, उन्हीं के बेसिस पे उनका क्लासिफिकेशन किया गया। पहला क्लासिफिकेशन कहता है मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स का मतलब यदि आप इन कार्बोहाइड्रेट्स को पानी के अंदर डालें तो ये केवल एक पार्ट में ही टूटें या फिर टूटे ही ना। कहने का मतलब जितनी यूनिट आपने डाली उतनी ही यूनिट एज इट इज बनी रही, उन्हें कहा जाता है मोनोसैकेराइड्स। कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज। आप इन्हें और ज़्यादा हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, जैसे कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज। इनके एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इनकी एग्जैक्ट डेफिनेशन पेपर में पूछी गई है। आप इन्हें डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स को एज इट इज याद रखें। दूसरा है डाइसैकेराइड्स, और डाइसैकेराइड्स का दूसरा नाम होता है ओलिगोसैकेराइड्स। एग्जाम में डाइसैकेराइड्स से नाम से ना पूछ के आपसे ओलिगोसैकेराइड्स के नाम से पूछता है, तो आप याद रखेंगे डाइसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड किन्हें कहा जाता है। यानी कि जब भी आप कार्बोहाइड्रेट्स को पानी के अंदर डालें वो 2 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड्स में टूट जाएं तो उन्हें कहा जाता है डाइसैकेराइड्स या ओलिगोसैकेराइड्स। एग्जाम्पल जैसे कि सुक्रोज और माल्टोज। जब आप सुक्रोज को पानी में डालते हैं तो आपके पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज की 2 यूनिट बन के आती हैं। उसी तरह से जब आप माल्टोज को पानी में डालते हैं तो आपके पास ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज की 2 यूनिट बन के आती हैं। तीसरा है पॉलीसैकेराइड्स। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे। जब आप किसी भी कार्बोहाइड्रेट्स को वाटर के अंदर डालें और वो 10 से ज़्यादा यूनिट में टूट जाए
10 से ज़्यादा यूनिट में टूट जाए उन्हें कहा जाता है पॉलीसैकेराइड्स, जैसे कि स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज। स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज। आपको ये बातें याद रखनी पड़ेंगी कि कार्बोहाइड्रेट्स के हमने क्लासिफिकेशन की है 3, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। एक नोट लिखा हुआ है, ओलिगोसैकेराइड्स कैन बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड इनटू ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड डॉट डॉट डॉट। कैसे? ओलिगोसैकेराइड्स में आपने पढ़ा है कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिन्हें यदि आप पानी में डाल दें तो वो 2 से लेकर 10 पार्टिकल्स के बीच में टूट सकते हैं। यदि वो 3 पार्टिकल बनाते हैं तो उन्हें ट्राइसैकेराइड बोला जाएगा, यदि वो 4 पार्टिकल बनाते हैं तो उन्हें टेट्रासैकेराइड्स बोला जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें इन मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड्स को अलग अलग स्टडी करना है। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे मोनोसैकेराइड्स के बारे में। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, on the basis of number of carbon atoms and functional groups, these are classified as। मोनोसैकेराइड्स को उनके नंबर ऑफ कार्बन एटम के आधार पे और उनके अंदर प्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप के आधार पे क्लासिफाई किया गया। तो पहला निकल के आया एल्डोहेक्सोज और दूसरा आया कीटोहेक्सोज। यहां पे एल्डो का मतलब है एल्डिहाइड और कीटो का मतलब है कीटोन और हेक्सोज का मतलब है 6 कार्बन, यानी कि एल्डोहेक्सोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है जबकि कीटोज के अंदर कीटोन फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। ठीक है बात। अब हम एक एक करके इन मोनोसैकेराइड्स को पढ़ेंगे और मोनोसैकेराइड्स के हमने 2 एग्जाम्पल पढ़े हैं, एक पढ़ा है हमने ग्लूकोज और एक पढ़ा है हमने फ्रक्टोज। तो पहले हम बात करेंगे ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज को एल्डोहेक्सोज भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ग्लूकोज के ऊपर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसके अंदर 6 कार्बन पाए जाते हैं। इसको ग्रेप शुगर भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि पके हुए अंगूर के अंदर ग्लूकोज का अमाउंट बहुत ज्यादा पाया जाता है। आप ये पढ़ चुके हैं कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। इसके अंदर 6 कार्बन प्रेजेंट होने की वजह से इसे हेक्सोज बोला जाता है। आगे हमारे सिलेबस में दिया गया है कि आप ग्लूकोज का प्रिपरेशन करेंगे कैसे, आप ग्लूकोज कैसे बनाएंगे। तो हम पढ़ेंगे ग्लूकोज के प्रिपरेशन के तरीके। पहला तरीका है फ्रॉम सुक्रोज, यानी कि आपको यदि ग्लूकोज बनाना है तो आप ग्लूकोज बनाएंगे सुक्रोज से, और सुक्रोज को बोला जाता है केन शुगर। लेकिन ग्लूकोज बनाने का ये एक लेबोरेटरी मेथड है। लेबोरेटरी मेथड मतलब आप ग्लूकोज को लैब के अंदर बना सकते हैं बाय यूजिंग सुक्रोज, और यहाँ पे जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होके आता है वो एक कम अमाउंट में आता है क्योंकि लेबोरेटरी में अमाउंट ज़्यादा नहीं बनते। सुक्रोज इज बॉइल्ड विद डाइल्यूट HCl या H2SO4 एट 50 डिग्री सेल्सियस टू गिव ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इन इक्वल अमाउंट। ये आप पढ़ चुके हैं कि जब भी आप सुक्रोज को वाटर के अंदर डालते हैं, हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, तो आपके पास 2 प्रोडक्ट बन के आते हैं, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज। इन दोनों के बनने वाले अमाउंट भी बिल्कुल एक दूसरे के सेम होते हैं। ठीक है बात, यहां तक कोई दिक्कत? आगे कह रहा है दूसरा तरीका है ग्लूकोज बनाने का जिसे आप कहते हैं कमर्शियल मेथड, और वो है फ्रॉम स्टार्च। स्टार्च से जब आप ग्लूकोज बनाएंगे तो आप स्टार्च का कराएंगे हाइड्रोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एनी एसिड, या तो HCl या फिर H2SO4। 2 से 3 का आप लेके चलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 393 केल्विन। इस कंडीशन में जब भी आप सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो आपके पास बन के आएगा ग्लूकोज। यहाँ पे फ्रक्टोज बन के नहीं आता, सारा का सारा अमाउंट ग्लूकोज का बन के आता है, इसीलिए यहाँ पे बनने वाला ग्लूकोज एक बल्क अमाउंट में मिलता है, इसीलिए इसे बोला जाता है एक कमर्शियल मेथड। तो आपने देखा ग्लूकोज बनाने के 2 तरीके हैं आपके पास। पहला है सुक्रोज से जो कि कहलाता है लेबोरेटरी मेथड, दूसरा है फ्रॉम स्टार्च जो कि कहलाता है कमर्शियल मेथड। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के बारे में। इस चैप्टर के अंदर ये एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है जहां से बोर्ड एग्जाम्स के अंदर सवाल बनता है, तो आप इस पोर्शन को बड़े ध्यान से समझेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में हम ये पढ़ चुके हैं कि जो फंक्शनल ग्रुप कौन सा पाया जाता है, एल्डिहाइड पाया जाता है। इसके अंदर कितने कार्बन पाए जाते हैं, 6 कार्बन पाए जाते हैं।
आपसे एग्जाम में पूछेगा कि इन चीज़ों के आप प्रूफ बताइए कि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, ग्लूकोज के अंदर OH ग्रुप भी प्रेजेंट होते हैं, ग्लूकोज के अंदर कार्बोनिल कार्बन पाए जाते हैं, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में पाई जाती है। ऐसी चीज़ें आपको प्रूफ करनी होंगी। एविडेंसेस क्या हैं? पहला है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें ये बताता है कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर के अंदर 6 कार्बन पाए जाते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें क्या बताता है कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर के अंदर 6 कार्बन पाए जाते हैं। दूसरा, आपसे पूछेगा कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर एक स्ट्रेट चेन की फॉर्म में पाई जाती है। ये बात प्रूव करके बताइए। जब भी आपसे इस बारे में पूछे तो आप क्या कहेंगे? आप ग्लूकोज की रिएक्शन कराएंगे HI के साथ में। HI का मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड। जब भी आप ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में कराएंगे और सॉल्यूशन को आप हीट करा देंगे तो बन के आएगा एन हेक्सेन। अब कॉमन लैंग्वेज सिस्टम में आप पढ़ चुके होंगे कि यदि किसी भी IUPAC नाम के आगे आपने एन लिखा है, IUPAC नहीं सॉरी, मतलब किसी भी हाइड्रोकार्बन के नाम के आगे आपने एन लिखा है तो इस एन का मतलब होता है स्ट्रेट चेन। इस एन का मतलब होता है स्ट्रेट चेन। कॉमन लैंग्वेज सिस्टम में हम एन, आइसो, नियो, पेंटो ये सारी चीजें पढ़ते हैं। तो पहला प्रूफ क्या है कि ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर है वो एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में पाई जाती है। जब भी आप ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में कराएंगे और इसे आप हीट करा दें तो आपके पास बन के आती है एन हेक्सेन। और ये इस बात का प्रूफ है कि ग्लूकोज स्ट्रेट चेन की फॉर्म में प्रेजेंट है। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। एक ग्लूकोज के ऊपर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, इस बात का क्या प्रूफ होता है? बच्चों, यदि आप नहीं जानते हो कि कार्बोनिल क्या होता है तो मैं आपको बता दूं एक सेकंड में कि जब भी आपके पास एक कार्बन हो जिसकी दोनों वैलेंसी फ्री हो और एक प्रेजेंट हो इसके पास ऑक्सीजन, इसे बोला जाता है कार्बोनिल कार्बन या फिर कार्बोनिल ग्रुप। ग्लूकोज के ऊपर ये कार्बोनिल कार्बन प्रेजेंट होता है। ये बात आपको प्रूव करनी है। और आप प्रूव कैसे करेंगे? ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमाइन। जब भी आप ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ में कराते हैं तो फॉर्मेशन होके आता है ऑक्जिम का। मींस जब भी ग्लूकोज से आप ऑक्जिम का फॉर्मेशन कराएं तो ये इस बात का प्रूफ है कि ग्लूकोज के ऊपर एक कार्बोनिल कार्बन प्रेजेंट होता है। कैसे करेंगे रिएक्शन वो देखिए। ये मैंने ग्लूकोज की स्ट्रक्चर को लिखा है, एल्डिहाइड CHOH का होल 4 और CH2OH। इस कार्बोनिल कार्बन के पास जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो और इस हाइड्रोक्सिल अमाइन के पास जो प्रेजेंट हैं H2 के पार्टिकल, ये दोनों मिलके बना लेते हैं एक वाटर का मॉलिक्यूल और यहाँ से कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है। कंडेंसेशन की प्रोसेस में यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट होकर बाहर निकलता है और हमारे पास फॉर्मेशन होके आता है ऑक्जिम का। अब आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा वो समझिए। आपसे कहेगा कि एक ग्लूकोज का आप कन्वर्जन करा के दिखाइए ऑक्जिम के अंदर। बताइए आप रिएक्शन किसके साथ में कराएंगे, आप कैटालिस्ट क्या लेके चलेंगे? दूसरा, आपसे कहेगा कि एक ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ऑक्जिम के अंदर, बताइए ये किस चीज का प्रूफ है? आप कहेंगे ये इस बात का प्रूफ है कि ग्लूकोज के ऊपर एक कार्बोनिल कार्बन प्रेजेंट होता है। दूसरा, आपसे कहेगा कि हमारे पास कोई एक एक्स एलिमेंट है, हम नहीं जानते क्या है। यदि उस एक्स एलिमेंट की रिएक्शन आप हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ में कराएं तो ऑक्जिम का फॉर्मेशन होके आता है। बताइए ये एक्स एलिमेंट क्या है? ठीक है बात। कैसे कहेगा? आपसे कहेगा कोई ये एक्स एलिमेंट है, इसकी रिएक्शन आपने कराई NH2OH के साथ में और बन के आ गया ऑक्जिम, तो बताइए कि व्हाट इज द ए या एक्स जो भी है, ये एक्स क्या है? समझे आप बात? दूसरा कह रहा है कि यदि आप उसी ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में कराएं, HCN के साथ में कराएं, तो बन के आता है साइनोहाइड्रिन। ये भी इस बात का प्रूफ है कि ग्लूकोज के ऊपर कार्बोनिल कार्बन प्रेजेंट होता है। इन दोनों में से आप कोई भी रिएक्शन एग्जाम में लिख सकते हैं। यदि आपको ये इक्वेशन समझ में नहीं आ रही हो तो मैं समझा देता हूं। एक सेकंड दीजिए मुझे। देखिए यहां पे आप लेके चले HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर से जब भी आप डबल बॉन्ड तोड़ेंगे तो कार्बन पे आता है पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे आता है नेगेटिव चार्ज।
जब आप HCN के बीच में से बॉन्ड तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, CN पे नेगेटिव चार्ज। जो भी पॉजिटिव एंटिटी है उसे नेगेटिव के साथ में अटैच कराओ और जो नेगेटिव एंटिटी है उसे पॉजिटिव के साथ में अटैच कराओ, तो आपके पास कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बन के आएगी जिसे बोला जाता है साइनोहाइड्रिन। मैं समझता हूँ आप ये चीज़ें समझ पाए होंगे कि जब भी आप ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ में कराते हैं तो बन के आता है ऑक्जिम, और जब भी आप ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड से कराते हैं तो बन के आता है साइनोहाइड्रिन। और ये दोनों ही रिएक्शन इस बात का प्रूफ देती हैं कि एक ग्लूकोज के ऊपर कार्बोनिल कार्बन या कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले प्रूफ के बारे में। अगला प्रूफ है प्रेजेंस ऑफ एन एल्डिहाइड ग्रुप। एक ग्लूकोज के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, इस बात का प्रूफ बताइए। शुरू में हमने देखा कि ग्लूकोज को एल्डोहेक्सोज भी बोला जाता है। एल्डोहेक्सोज का मतलब उसके अंदर 6 कार्बन हो और एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो। तो आप कैसे बताएंगे कि ग्लूकोज के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है? हम उसी प्रूफ को पढ़ने जा रहे हैं। जब भी आप किसी भी एल्डिहाइड का करा देते हैं ऑक्सीडेशन, जब भी आप एल्डिहाइड का कराएं ऑक्सीडेशन तो बन के आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑक्सीडेशन कराने के लिए आपको चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि ब्रोमीन वाटर, टॉलन रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन। ठीक है, इस कन्वर्जन के अंदर जब भी आप किसी ग्लूकोज की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ में कराते हैं, जब भी आप ग्लूकोज की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ में कराते हैं तो फॉर्मेशन होके आता है ग्लूकोनिक एसिड का, और ग्लूकोनिक एसिड में पहले कार्बन पर प्रेजेंट होती है कार्बोक्सिलिक एसिड। मीन्स आप कह सकते हैं ये रिएक्शन एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जिसमें आप ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोनिक एसिड के अंदर, और ये इस बात का प्रूफ देता है कि ग्लूकोज के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो आप याद रखेंगे जब भी आप ग्लूकोज की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ में कराएं तो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी और ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट आपसे पूछता है कि ग्लूकोज के ऊपर 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप का मतलब होता है OH ग्रुप। इस बात का प्रूफ आप कैसे बताएंगे? एसाइलेशन ऑफ ग्लूकोज विद एसिटिक एनहाइड्राइड गिव्स ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। आप एसाइलेशन बोलें या एसिटाइलेशन बोलें एक ही बात है। जब आप ग्लूकोज का एसाइलेशन कराते हैं किसके साथ? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो फॉर्मेशन होके आता है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ये ग्लूकोज है, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है। जब भी आप बॉन्ड तोड़ेंगे बीच में से तो बॉन्डिंग होने के बाद कुछ ऐसा प्रोडक्ट आपके पास में बन के आता है। आप इसका नाम याद रखेंगे, इसका नाम होता है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि जब भी आप ग्लूकोज को कन्वर्ट कराते हैं ग्लूकोज पेंटा एसीटेट के साथ में, तो बताइए ये किस बात का प्रूफ देता है? या फिर कहेगा बताइए रिएक्शन कौन सी कराएंगे, या फिर पूछेगा जब भी आप ग्लूकोज का एसाइलेशन कराते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में तो प्रोडक्ट क्या बन के आएगा? एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, आपको सारी चीजों के लिए प्रिपेयर होकर चलना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रूफ आपसे पूछेगा प्रेजेंस ऑफ 1 प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप। ग्लूकोज के ऊपर एक एल्कोहलिक ग्रुप भी प्रेजेंट होता है और वो भी प्राइमरी। प्राइमरी का मतलब होता है 1 डिग्री। जब भी आप ग्लूकोज की HNO3 के साथ में रिएक्शन करा दें, यानी कि कहने का मतलब है आप ग्लूकोज का करा रहे हैं ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन कराने के लिए जो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके चल रहे हैं वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए। यदि आप ग्लूकोज का कराते हैं ऑक्सीडेशन तो बन के आता है सैकरिक एसिड। क्या बन के आता है? सैकरिक एसिड। सैकरिक एसिड और ग्लूकोनिक एसिड दोनों में क्या फर्क है? सैकरिक एसिड के अंदर पहला कार्बन और लास्ट कार्बन दोनों के पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, जबकि ग्लूकोनिक एसिड में केवल एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। आप ये रिएक्शन ऐसे भी करा सकते हैं कि आप ग्लूकोज को कन्वर्ट कीजिए ग्लूकोनिक एसिड के लिए। कैसे करेंगे? इसकी रिएक्शन आप करा दीजिए ब्रोमीन वाटर के साथ में, तो बन के आ जाएगा ग्लूकोनिक एसिड। उस ग्लूकोनिक एसिड को आप वापस से ऑक्सीडाइज करा दीजिए तो बन के आ जाएगा सैकरिक एसिड। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत, दर्द, परेशानी? आगे हम बात करेंगे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज के कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है जब भी आप मार्केट से ग्लूकोज खरीद के लाते हैं तो उस पर लिखा आता है ग्लूकोन डी,
उस डी का मतलब क्या होता है। यानी कि अगर आप ये चीज समझ पाते हो कि ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, डेक्स्ट्रो और लीवो, तो आप समझ पाएंगे कि डी और एल क्या होते हैं। ग्लूकोज की ये स्पेशल अरेंजमेंट वाली स्ट्रक्चर, स्पेशल का मतलब है 3D वाली स्ट्रक्चर किसने दी थी, ये दी थी एमिल फिशर ने। और एमिल फिशर ने क्या किया था, एमिल फिशर ने एक कंपाउंड लिया जिसका नाम होता है ग्लिसर एल्डिहाइड, जिसका नाम है ग्लिसर एल्डिहाइड। इस ग्लिसर एल्डिहाइड की स्ट्रक्चर को रिजेंबल कराया ग्लूकोज की स्ट्रक्चर के साथ में, क्योंकि ग्लिसर एल्डिहाइड के अंदर भी एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है और ग्लूकोज के अंदर भी एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है। उसने इस रिजेंबलेंस को यूज करने के बाद में ग्लूकोज की स्ट्रक्चर को ये आइडेंटिफाई किया कि कब ग्लूकोज की स्ट्रक्चर को डी माना जाएगा और कब इसकी स्ट्रक्चर को एल माना जाएगा। उसने कहा यदि आप नीचे से सेकंड कार्बन देखें, यदि आप नीचे से सेकंड कार्बन देखें, या फिर अगर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहूं कि आप किरेल कार्बन देखें, आप किरेल कार्बन देखें। किरेल कार्बन का मतलब होता है ऐसा कार्बन जिसकी सारी वैलेंसी अलग अलग चीजों से कंप्लीट हो, ऐसा कार्बन जिसकी सारी वैलेंसीज अलग अलग चीजों से कंप्लीट हो, उन्हें बोला जाता है किरेल कार्बन। तो एमिल फिशर साहब ने क्या कहा कि जब भी आप ग्लिसर एल्डिहाइड को मिरर के सामने रखते हैं तो उस किरेल कार्बन के यदि राइट साइड में OH ग्रुप प्रेजेंट है तो उसे बोला जाता है डी ग्लिसर एल्डिहाइड, और यदि वही OH लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है किरेल कार्बन के तो उसे बोला जाएगा एल ग्लिसर एल्डिहाइड। ठीक है बात। इसी के बेसिस पे उन्होंने निकाली ग्लूकोज की स्ट्रक्चर। ये देखिए, इसी के बेसिस पे उन्होंने निकाली ग्लूकोज की स्ट्रक्चर। ये ग्लूकोज की ओपन स्ट्रक्चर है, जैसे कि शॉर्ट में से लिखा जाता है CHO, CHOH का होल 4 और CH2OH। इन्हीं स्ट्रक्चर्स को मैंने यहाँ पे ओपन करके लिखा है। उन्होंने कहा कि यदि आप किरेल कार्बन देखें, और किरेल कार्बन कहाँ पे पाया जाता है, नीचे से सेकंड कार्बन। यदि आप किरेल कार्बन देखें और किरेल कार्बन के यदि राइट साइड में OH प्रेजेंट है तो उसे बोला जाता है डी ग्लूकोज, और यदि लेफ्ट साइड में OH प्रेजेंट है तो उसे बोला जाता है एल ग्लूकोज। आप याद करने के लिए ऐसे भी याद रख सकते हैं, जब भी आपको निकालने हो डी और एल के कॉन्फ़िगरेशन तो आप याद रखेंगे नीचे से सेकंड कार्बन और ऊपर से फिफ्थ कार्बन, ऊपर से पांचवा कार्बन और नीचे से दूसरा कार्बन। आगे देखिए, आगे है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये बात बड़ी ही महत्वपूर्ण है और आप बड़े अच्छे से समझेंगे कि ग्लूकोज की जो ओपन स्ट्रक्चर अभी आपने देखी, ये वाली, ये ग्लूकोज की ओपन स्ट्रक्चर कुछ केमिकल टेस्ट और कुछ सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने में फेल हो गई। इसीलिए हमने ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर्स को जनरेट किया और उन साइक्लिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमने उन केमिकल टेस्ट को प्रूव करके दिखाया। तो वो कौन कौन सी कंडीशंस थी जिनमें ग्लूकोज की ओपन स्ट्रक्चर फेल हुई थी। पहली कंडीशन थी इवन दो एन एल्डिहाइड ग्रुप इज प्रेजेंट द ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद NH3 2,4 DNP और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, बड़े ध्यान से समझेंगे। उन्होंने कहा कि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट है और एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होने के बावजूद भी ग्लूकोज ना तो NH3 से रिएक्शन करता है ना 2,4 DNP से रिएक्शन करता है। आप कह सकते हैं DNP टेस्ट शो नहीं करता, और DNP का मतलब होता है डाई नाइट्रोफिनॉल, और ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करता है। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, ग्लूकोज डज नॉट रीस्टोर द पिंक कलर ऑफ स्किप रिएजेंट डेस्पाइट हैविंग एन एल्डिहाइड ग्रुप। ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होने के बावजूद भी ये स्किप बेस टेस्ट शो नहीं करता। याद रखेंगे, आपसे पूछेगा एग्जाम में कि ग्लूकोज स्किप बेस टेस्ट शो नहीं करता, क्यों नहीं करता, या फिर ग्लूकोज की ओपन स्ट्रक्चर स्किप बेस टेस्ट शो करती है या नहीं करती है। तीसरा, द पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमाइन
ये इन सारी चीजों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विच शोज द एब्सेंस ऑफ फ्री एल्डिहाइड ग्रुप। ये कहने का मतलब क्या है, जब भी आप ग्लूकोज की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में कराते हैं तो बन के आता है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। याद होगा शायद आपको, जब भी आपको रिएक्शन कराते हैं तो बन के आता है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। और ये कह रहा है कि यदि ग्लूकोज पेंटा एसीटेट आपके पास है तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट की रिएक्शन आप हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ में कराएं तो रिएक्शन होनी चाहिए, क्योंकि पेंटा एसीटेट के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, लेकिन ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज ये वाली रिएक्शन शो नहीं कराती। क्यों नहीं कराती? तो ऐसा माना गया कि एल्डिहाइड इस स्ट्रक्चर के अंदर फ्री फॉर्म में नहीं पाया जाता होगा। एल्डिहाइड इस स्ट्रक्चर के अंदर फ्री फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होगा, इसीलिए ग्लूकोज रिएक्शन शो नहीं कराता। ठीक है बात। दूसरा है ग्लूकोज एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स अल्फा एंड बीटा। अभी हम आगे पढ़ेंगे। जिस तरह से आपने देखा कि ग्लूकोज की 2 स्ट्रक्चर, एक डी और एक एल होती हैं, उसी तरह से ग्लूकोज की 2 स्ट्रक्चर और होती हैं जिन्हें कहा जाता है अल्फा और बीटा। अल्फा ग्लूकोज का मेल्टिंग पॉइंट होता है 419 केल्विन, वहीं बीटा ग्लूकोज का मेल्टिंग पॉइंट होता है 423 केल्विन। आगे हम बात करेंगे, These 2 forms are stereoisomers but are not mirror image of each other। ये जो हम अल्फा और बीटा के बारे में बात कर रहे हैं, अच्छा ये ऊपर से है, ठीक। It was found that glucose forms a cyclic ring in which OH at C5 is involved in the ring formation। जब ग्लूकोज की क्लोज स्ट्रक्चर उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने में फेल हो गई, तो फिर हमने ग्लूकोज की क्लोज रिंग का फॉर्मेशन किया। कैसे किया ग्लूकोज की क्लोज रिंग का फॉर्मेशन? ऊपर से यदि आप 5वां कार्बन देखें, 1 2 3 4 5, ये 5th कार्बन देखें, इस 5th कार्बन के पास से आपने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को फ्री कराया और पहले कार्बन के साथ में अटैच कराया और यहाँ पे बॉन्डिंग जनरेट होके आ गई। इन्हीं को बोला जाता है हेमी एसिटल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। क्या बोला जाता है? हेमी एसिटल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये देख सकते हैं आप कि इसका फॉर्मेशन हुआ कैसे। यहाँ से आप बॉन्डिंग तोड़ेंगे, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। यहाँ से आप बॉन्डिंग तोड़ेंगे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव हाइड्रोजन को आप अटैच कराएंगे ऑक्सीजन के साथ में। यहाँ पे इस कार्बन पे बन के आते हैं H और OH। अब यदि OH ग्रुप आप राइट साइड में लगाएं पहले कार्बन पे तो बन के आता है अल्फा डी ग्लूकोज, और यदि इस OH ग्रुप को आप पहले कार्बन पे लेफ्ट साइड में शिफ्ट करें तो बन के आता है बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, मींस यदि आपको जानने हो डी और एल कॉन्फ़िगरेशन तो आप देखेंगे नीचे से सेकंड कार्बन, जिसको क्रेल कार्बन भी बोला जाता है। यदि आपको जानने हो अल्फा और बीटा तो आप देखेंगे ऊपर से पहला कार्बन, यदि OH राइट साइड में तो अल्फा और यदि लेफ्ट साइड में तो बीटा। इनके बारे में कुछ बात कही गई है, उन्हें समझ लेते हैं। पहला कह रहा है द अल्फा फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज विच आर डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन ओनली एट C1 एटम आर कॉल्ड एनोमर्स। यानी कि अल्फा और बीटा फॉर्म्स जो ग्लूकोज की निकल के आई हैं, इनकी स्ट्रक्चर्स में केवल पहले कार्बन पे ही डिफरेंस पाया जाता है, और वो भी केवल कॉन्फ़िगरेशन का। आप स्ट्रक्चर्स बड़े ध्यान से देख सकते हैं, इन दोनों स्ट्रक्चर्स में केवल इस कार्बन पे ही डिफरेंस पाया जाता है, केवल इस कार्बन पे। ठीक है बात। ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज कतई नहीं है, आप इस बात की कतई भूल ना करें। अल्फा और बीटा को एक दूसरे की एनोमर केवल इसलिए बोला जाता है, केवल पहले कार्बन पे इनका कॉन्फ़िगरेशन एक दूसरे के अपोजिट है, बाकी पूरी स्ट्रक्चर में किसी भी कार्बन पे कोई भी चेंजेस नहीं होता। ऐसी स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है एनोमर्स। दीज टू फॉर्म्स आर स्टीरियो आइसोमर्स बट आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे की स्टीरियो आइसोमर्स हैं, और स्टीरियो आइसोमर्स का मतलब होता है ऐसी स्ट्रक्चर जिनमें केवल एक कार्बन पे ही ऑप्टिकल रोटेशन का डिफरेंस हो, बाकी पूरी स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस ना मिले। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ग्लूकोज की पाइरानोज स्ट्रक्चर, हेवर्थ स्ट्रक्चर,
साइक्लिक स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर या क्लोज स्ट्रक्चर। एग्जाम में आपसे किसी भी नाम से पूछ सकता है। आपको यह समझना होगा कि ग्लूकोज की इस साइक्लिक स्ट्रक्चर को पाइरानोज स्ट्रक्चर क्यों बोला जाता है। ग्रीक लैंग्वेज में पाइरानोज एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है 5, जिसका मतलब होता है 5। ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर केवल 5 ही कार्बन इन्वॉल्व होते हैं। वैसे ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन पाए जाते हैं, आइए आप पढ़ चुके हैं, लेकिन इसकी साइक्लिक रिंग फॉर्मेशन के अंदर केवल 5 ही कार्बन प्रेजेंट होते हैं। ये स्ट्रक्चर है पाइरानोज की, बेंजीन के जैसी स्ट्रक्चर है कुछ कुछ। तो कह रहा है कि जब आप, हाँ ये देखिए ये स्ट्रक्चर बनती कैसे हैं, इनको बनाने की मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कैसे बनती है वो देखिए। ये आपके पास स्ट्रक्चर है अल्फा डी ग्लूकोज की और ये आपके पास स्ट्रक्चर है बीटा डी ग्लूकोज की। इस अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में जितनी भी चीजें लेफ्ट साइड में प्रेजेंट हैं उन्हें आप रखेंगे ऊपर, और जितनी भी चीजें राइट साइड में शिफ्ट हैं उन्हें आप रखेंगे नीचे। कैसे रखेंगे? आप पहले कार्बन को देखिए, पहले कार्बन पे हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, इसीलिए मैंने हाइड्रोजन को रखा लेफ्ट साइड में ऊपर। एक सेकंड। दूसरे कार्बन पे हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, मैंने फिर से उसे रखा ऊपर। तीसरे कार्बन पे OH लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, इसीलिए मैंने रखा उसे ऊपर। चौथे कार्बन पे हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, इसीलिए मैंने फिर से रखा उसे ऊपर। लेकिन आपको याद रखना है, जैसे ही आप लास्ट कार्बन पे पहुंचेंगे या क्रेल कार्बन पे पहुंचेंगे, चीजें आपको उल्टी कर देनी है। उल्टी करने का मतलब हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, आप इसे ऊपर रखेंगे। ऊपर रखने का मतलब है जैसे ही आप लास्ट कार्बन पे पहुंचेंगे आपका फेस उल्टा हो जाएगा, और फेस के उल्टे होने के साथ ही जो चीजें आप लेफ्ट साइड में लेके चल रहे थे वो कहां पे आ जाएंगी? अंदर की तरफ। याद रहेगा। उसी तरह से आप बनाएंगे बीटा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर। जितनी भी चीजें लेफ्ट साइड में शिफ्ट हैं उन्हें आप रखेंगे ऊपर, और जितनी भी चीजें राइट साइड में शिफ्ट हैं उन्हें आप रखेंगे नीचे। मैं आपको ये चीज बता चुका हूं कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज दोनों में केवल एक ही कार्बन पे ऑप्टिकल रोटेशन का डिफरेंस पाया जाता है, इसीलिए आपने उन्हें एनोमर्स बोला था। केवल पहले कार्बन पे OH राइट साइड में पाया जाता है तो उसे बोला जाता है अल्फा, और यदि पहले कार्बन पे OH लेफ्ट साइड में पाया जाता है तो उसे बोला जाता है बीटा। तो मैं कह सकता हूं कि ग्लूकोज की जो पाइरानोज या हेवॉर्थ स्ट्रक्चर हैं उनमें अल्फा स्ट्रक्चर और बीटा स्ट्रक्चर के अंदर केवल पहले कार्बन पे ही डिफरेंस देखने को पाया जाता है। बस पूरी स्ट्रक्चर में और कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं पाया जाता। तो आप भले ही देख सकते हैं पहले कार्बन पे अल्फा के अंदर हाइड्रोजन ऊपर पाया जाता है, वहीं बीटा के अंदर OH ऊपर पाया जाता है। मींस यदि आप अल्फा डी ग्लूकोज की पाइरानोज स्ट्रक्चर में पहले कार्बन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन और OH मॉलिक्यूल को ऐसे रोटेट करा दें तो आपके पास बीटा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर निकल के आ जाएगी। ठीक है बात। अब मैं आपको बताता हूं कि स्ट्रक्चर आपको याद कैसे करनी है। स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपके पास में ये हेमीएसिटल स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए। अगर आपको ये वाली स्ट्रक्चर याद नहीं है तो मैं आपको तरीका बताता हूं आपको याद करनी कैसे। आप याद रखिए बीटा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर, और कैसे याद रखेंगे ये देखिए। OH ऊपर है, देख लेता हूं मैं, 1 2 3, हाँ 1 3 और 5, 1 3 और 5। बीटा डी ग्लूकोज के अंदर पहला कार्बन, तीसरा कार्बन और 5वां कार्बन, इन तीनों कार्बन के ऊपर OH ग्रुप ऊपर शिफ्ट होता है और हाइड्रोजन नीचे शिफ्ट होता है। बाकी स्ट्रक्चर्स इन सारी स्ट्रक्चर्स के ऑल्टरनेट बन जाएगी। यदि आपने पहले कार्बन पे OH ऊपर बनाया है तो दूसरे कार्बन पे आप नीचे बना देंगे। उसी तरह से फिर तीसरे कार्बन पे OH ऊपर शिफ्ट होगा तो चौथे कार्बन पे नीचे शिफ्ट होगा। उसी तरह से 5वें कार्बन पे OH ऊपर शिफ्ट होगा। यदि आप बीटा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बना लेंगे तो फिर अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाने में कौन सा मंत्र पढ़ना पड़ेगा भाई? पहले कार्बन पे केवल डिफरेंस करा दो, स्ट्रक्चर बन के आ जाएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रक्टोज के बारे में। यहां तक हमने जितनी भी सारी चीजें देखी वो केवल ग्लूकोज को लेके थी। ग्लूकोज की आपने स्ट्रक्चर देखी, आपने प्रूव किया कि ग्लूकोज के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप होता है
कार्बोनिल ग्रुप होता है, 5 OH होते हैं, पेंटासीटेट को बना के देखा। फिर आपने देखा कि ग्लूकोज की ओपन स्ट्रक्चर कहाँ पे फेल हुई थी, कौन कौन सी चीज़ें थी जहाँ पे वो फेल हो गई। उसके बाद फिर आपने उसकी पायरानोज स्ट्रक्चर देखी जिनमें आपने अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रक्टोज के बारे में। फ्रक्टोज भी एक मोनोसैकेराइड होता है, फाउंड्स इन फ्रूट, हनी एंड वेजिटेबल्स। फ्रक्टोज फलों के अंदर पाया जाता है, शहद के अंदर पाया जाता है और कुछ कुछ सब्जियों के अंदर भी फ्रक्टोज पाया जाता है। इसीलिए फ्रक्टोज को बोला जाता है फ्रूट शुगर, क्योंकि यह फलों के अंदर पाया जाता है, इसीलिए इसको फ्रूट शुगर भी बोला जाता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम होता है। अंतर क्या होता है, ग्लूकोज के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है वो होता है कीटोन, और आप ये देख चुके हैं ग्लूकोज के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है एल्डिहाइड, जबकि फ्रक्टोज के अंदर होता है कीटोन। आप इसकी स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इसकी स्ट्रक्चर होती है, इसमें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है और वो भी सेकंड कार्बन के ऊपर। ये वाली इसकी स्ट्रक्चर है, नीचे से सेकंड कार्बन या आप कहेंगे इसको क्रेल कार्बन। क्रेल कार्बन के यदि राइट साइड में OH शिफ्ट है तो उसे आप बोलेंगे डी फ्रक्टोज। क्या बोलेंगे? डी फ्रक्टोज। और यदि क्रेल कार्बन के लेफ्ट साइड में OH ग्रुप प्रेजेंट है तो उसे आप बोलेंगे एल फ्रक्टोज। फ्रक्टोज की क्लोज स्ट्रक्चर या रिंग स्ट्रक्चर को बोला जाता है फ्यूरानोज। क्या बोला जाता है? फ्यूरानोज। और ग्लूकोज की क्लोज स्ट्रक्चर को बोला जाता है पाइरानोज। उस कॉमन लैंग्वेज में इस फ्यूरान का मतलब होता है 4। क्या होता है? 4। इसके अंदर 4 कार्बन होते हैं और 1 ऑक्सीजन एटम होता है। 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन एटम, ये कुछ स्ट्रक्चर होती है फ्यूरान की। ठीक है, इस क्लोज स्ट्रक्चर को बनाएंगे कैसे? ऐसे ही बनाएंगे जैसे हमने ग्लूकोज की स्ट्रक्चर को बनाया था। इन हेमी एसिटल या क्लोज स्ट्रक्चर जो बनाने की कोशिश करी है, उन स्ट्रक्चर्स में जितनी भी चीजें लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होती हैं उन्हें कहां पे रखते हैं हम? ऊपर। और जितनी भी चीजें राइट साइड में होती हैं उन्हें हम कहां रखते हैं? नीचे। तो जैसे हम बात करें पहले अल्फा डी फ्रक्टोज के बारे में, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है CH2OH, उसे कहां पे रखेंगे? ऊपर। राइट साइड में प्रेजेंट है OH, उसे कहां पे रखेंगे? नीचे। ऐसे ही सेकंड कार्बन पे OH लेफ्ट में तो OH को रखा ऊपर, थर्ड कार्बन पे हाइड्रोजन लेफ्ट में तो हाइड्रोजन को रखा ऊपर, और लास्ट कार्बन पे जाके चीजें उल्टी हो जाती हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो जो हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है उसे कहां पे रखेंगे? नीचे, और CH2OH को ऊपर। ठीक है बात? उसी तरह से आप बनाएंगे बीटा डी फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर। इन दोनों स्ट्रक्चर्स में भी कोई बदलाव नहीं है, केवल पहले कार्बन को छोड़ के। पहले कार्बन पे चीजें आपको एक दूसरे के इन्वर्ट करा देनी है, बाकी पूरी स्ट्रक्चर्स में कोई भी बदलाव देखने को नहीं पाया जाता। ठीक है बात? कोई दिक्कत? आगे हम बात करेंगे सुक्रोज के बारे में। और भी कुछ है क्या इसमें? नहीं है, केवल इतना ही है। तो मोनोसैकेराइड्स में आपने पढ़े ग्लूकोज और फ्रक्टोज। जितनी भी चीजें आपने देखी ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में, उनकी स्ट्रक्चर्स को लेके, उनकी अल्फा, उनकी बीटा, उनकी डी और एल, इन सारे कॉन्फ़िगरेशंस को लेके भी एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोनोसैकेराइड्स खत्म हो गई, डाइसैकेराइड्स के बारे में, या फिर डाइसैकेराइड्स को बोला जाता है ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स कौन सी यूनिट होती हैं? जिन्हें आप यदि हाइड्रोलाइसिस कराएं या वाटर के अंदर डालें तो 2 से लेकर 10 पार्टिकल्स के बीच में टूट जाएं, या 2 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड्स बन के आए, उन्हें बोला जाता है डाइसैकेराइड या फिर ओलिगोसैकेराइड। जॉइंड टुगेदर बाय ऑक्साइड लिंकेज नोन एज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। कह रहा है कि यदि आप इन डाइसैकेराइड्स या ओलिगोसैकेराइड्स को आपस में ज्वाइन कराएं तो बनने वाली बॉन्डिंग का नाम होता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये बनती कैसे हैं हम समझेंगे। पहला है हमारे पास सुक्रोज। सुक्रोज को बोला जाता है केन सुगर। केन सुगर का क्यों बोला जाता है? क्योंकि सुक्रोज फाइंड आउट होती है गन्ने से, इसीलिए इसको बोला जाता है केन सुगर। दूसरा, सुक्रोज को बोला जाता है इनवर्ट सुगर। ये अभी हम आगे समझेंगे कि इसको इनवर्ट शुगर क्यों बोला जाता है। सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, C12H22O11। आगे करा है, ऑन हाइड्रोलाइसिस सुक्रोज गिव्स
इक्वल मोल्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। जब भी आप सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं आपके पास 2 यूनिट बन के आती हैं और वो भी इक्वल अमाउंट में। पहली बन के आती है अल्फा डी ग्लूकोज की और दूसरी बन के आती है बीटा डी फ्रक्टोज की। कुछ इस तरह से ये रिएक्शन लिखी हुई है यहाँ पे। एग्जाम में जो आपसे पूछता है वो कहता है कि सुक्रोज की हैवर्थ स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताइए, या सुक्रोज की क्लोज स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताइए कैसे बनेगी। ये आप देख चुके हैं कि सुक्रोज बनाने के लिए आपको चाहिए अल्फा डी ग्लूकोज। ये हमने ले ली अल्फा डी ग्लूकोज की कैसी स्ट्रक्चर है ये, इसको बोला जाता है पाइरानोज स्ट्रक्चर, पाइरानोज स्ट्रक्चर। और ये बीटा डी फ्रक्टोज की कैसी स्ट्रक्चर है, ये है फ्यूरानोज स्ट्रक्चर। यदि इन दोनों स्ट्रक्चर्स को हम आपस में ज्वाइन करा दें, और तो ज्वाइन कराने के लिए कौन सी बॉन्डिंग चाहिएगी, बॉन्डिंग का नाम है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो जब भी आप इन दोनों यूनिट को आपस में ज्वाइन कराएंगे तो ये है आपके पास अल्फा डी ग्लूकोज और ये है आपके पास बीटा डी फ्रक्टोज। जब भी इन दोनों के बीच में आप बॉन्डिंग कराएंगे तो ग्लूकोज का पहला कार्बन और फ्रक्टोज का दूसरा कार्बन इन दोनों बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा। इसीलिए इसको बोला जाता है 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है बात। लेकिन बॉन्डिंग कराने में आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, आप इन दोनों मॉलिक्यूल्स को एज इट इज एक दूसरे के सामने नहीं रख सकते, क्योंकि बॉन्डिंग कराने के लिए, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग कराने के लिए आपको चाहिए होता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। कौन सा चाहिए होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपको तभी मिल सकता है जब आमने सामने 2 OH के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हों या 2 OH ग्रुप प्रेजेंट हों। वो कैसे होंगे, वो इस तरह से होंगे, मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूं। लैंग्वेज के बेसिस पे अगर आप जाएंगे तो लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि 180 डिग्री उसको रोटेट कराना है, फिर इन्वर्ट कराना है, वो सारी चीजें आप छोड़िए, मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। इस OH और CH2OH इस ग्रुप को आप क्या करा दीजिए, रोटेट करा दीजिए, ऐसे रोटेट करा दीजिए। और इधर इस OH CH2OH और इस हाइड्रोजन को भी आप ऐसे रोटेट करा दीजिए। रोटेट कराने के बाद में इन दोनों स्ट्रक्चर्स को, इन दोनों पार्टिकल्स को आप रिप्लेस करा दीजिए एक दूसरे के साथ में, तो आपके पास कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बन के आ जाएगी। और आपके पास जैसे ही ये वाली स्ट्रक्चर बन के आएगी, यहाँ पे प्रेजेंट होगा OH और इधर प्रेजेंट होगा OH। इन दोनों के बीच में अब आप इजीली बॉन्डिंग करा सकते हैं बाय रिमूविंग द H2O मॉलिक्यूल। ठीक है बात। यहाँ पे इन दोनों पार्टिकल्स को या इन दोनों स्ट्रक्चर्स को ज्वाइन कराने के लिए आपको कंडेंसेशन की प्रोसेस करानी पड़ती है, तब जाके इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होती है। उस बॉन्डिंग का नाम होता है 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग। एग्जाम में आपसे पूछेगा कि सुक्रोज बनाने के लिए आपको किन किन मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है, तो आप बोलेंगे अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। दूसरा पूछेगा आपसे कि उस बॉन्डिंग का नाम बताइए जो बॉन्डिंग इन दोनों को आपस में ज्वाइन कराती है, तो आप बोलेंगे 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग। नमस्ते। चलिए एक चीज और मैं आपको बताऊं इस सुक्रोज के बारे में। जब आपने सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस किया तो आपके पास 2 यूनिट बन के आई। एक बन के आई आपके पास अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरी बन के आई बीटा डी फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज। अब आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि जब तक आपने सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस नहीं कराया था, सुक्रोज का जो कॉन्फ़िगरेशन था वो कॉन्फ़िगरेशन था डेक्स्ट्रो। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन था? डेक्स्ट्रो। हाइड्रोलाइसिस कराने के बाद में जो आपके पास 2 यूनिट बन के आई उनमें अल्फा डी ग्लूकोज का कॉन्फ़िगरेशन होता है डेक्स्ट्रो, जबकि बीटा डी फ्रक्टोज का कॉन्फ़िगरेशन होता है लीवो। अब आपको बात याद ये रखनी पड़ेगी कि हाइड्रोलाइसिस कराने के बाद में लीवो रोटेशन की वैल्यू डेक्स्ट्रो रोटेशन से ज़्यादा पाई जाती है। इस मिक्सचर के अंदर यदि लीवो रोटेशन ज़्यादा है तो ओवरऑल मिक्सचर लीवो रोटेटरी बन जाता है। यानी कि जो सुक्रोज आप हाइड्रोलाइसिस से पहले लेके चले थे वो था डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेकिन हाइड्रोलाइसिस होने के बाद में ओवरऑल मिक्सचर हो गया लीवो रोटेटरी।
इसीलिए सुक्रोज को बोला जाता है इनवर्ट शुगर। सुक्रोज को बोला जाता है इनवर्ट शुगर। दूसरा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सुक्रोज को नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्यों बोला जाता है? सुक्रोज को नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्यों बोला जाता है? यहां पे आप समझिए, जो बॉन्डिंग अभी आपने लिखी है उसका नाम है 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग। 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग। अब आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि ग्लूकोज के अंदर जो पहले कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप होता है उसका नाम होता है एल्डिहाइड, जबकि फ्रक्टोज के अंदर प्रेजेंट होता है कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों यूज किए जाते हैं किसी टॉलन रिएजेंट या फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कराने के लिए। यदि आप स्ट्रक्चर को बड़े ध्यान से देखें तो ग्लूकोज के अंदर पहले कार्बन पे जो एल्डिहाइड प्रेजेंट है और फ्रक्टोज के अंदर दूसरे कार्बन पे जो कीटोन प्रेजेंट है, दोनों बिजी हो जाते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग को ज्वाइन कराने में या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के फॉर्मेशन में। जब भी इस पूरी सुक्रोज की स्ट्रक्चर की रिएक्शन आप फेलिंग सॉल्यूशन या फिर टॉलन रिएजेंट के साथ में कराते हैं तो टॉलन रिएजेंट को ये रिड्यूस नहीं करवा पाते, और जब टॉलन रिएजेंट रिड्यूस नहीं हो पाता तो सुक्रोज की स्ट्रक्चर नॉन रिड्यूसिंग स्ट्रक्चर कहलाती है। तो एग्जाम में आपसे सवाल पूछता है कि सुक्रोज को नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्यों कहा जाता है, एक तो ये बता दीजिए, या फिर पूछेगा कि सुक्रोज को इनवर्ट शुगर क्यों कहा जाता है, ये बता दीजिए। सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस कराने पे आपके पास कौन कौन सी यूनिट बन के आती हैं, या सुक्रोज की आप हैवर्थ स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बता दीजिए, या सुक्रोज के अंदर पाई जाने वाली बॉन्डिंग का नाम बता दीजिए। इससे ज्यादा सुक्रोज के अंदर कोई भी सवाल पेपर में नहीं पूछा जाता। ठीक है बात? रोक दिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे माल्टोज के बारे में। ओलिगोसैकेराइड में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माल्टोज। माल्टोज का जब भी आप हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो आपके पास दो यूनिट बन के आती हैं, किसकी? अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज। मीन्स माल्टोज का जब भी आपने फॉर्मेशन किया होगा तो आपने अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज ऐसी बहुत सारी यूनिट को आपस में ज्वाइन कराया होगा, तब फॉर्मेशन होके आया होगा माल्टोज का। तो माल्टोज बनाने के लिए आपको अल्फा डी ग्लूकोज की पायरानोज स्ट्रक्चर्स को आपस में ज्वाइन कराना होगा, और जब भी आप इन दोनों स्ट्रक्चर्स को आपस में ज्वाइन कराएंगे तो आपके पास जो बॉन्डिंग होके आएगी उसका नाम होगा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग। एग्जाम में आपसे बॉन्डिंग के नाम पूछता है कि सुक्रोज के अंदर होने वाली बॉन्डिंग का नाम बताइए और माल्टोज के अंदर होने वाली बॉन्डिंग का नाम बताइए, ऐसे करके आपसे नाम पूछता है। तो जब भी आप अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज की दोनों की यूनिट को आपस में ज्वाइन कराएंगे तो कंडेंसेशन की प्रोसेस होगी, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल के जाएगा और 1,4 की लिंकेज पाई जाएगी। उसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास लैक्टोज। लैक्टो एक रूट वर्ड है, अगर आप समझ पाए तो। इस लैक्टो का जहां भी आप वर्ड देख लें उसका मतलब होता है मिल्क। दूध के अंदर पाई जाने वाली शुगर को कहा जाता है लैक्टोज, इसीलिए लैक्टोज को बोला जाता है मिल्क शुगर। और जब भी आप लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो आपके पास दो यूनिट आती हैं, एक आती है बीटा डी ग्लूकोज और एक आती है बीटा डी गैलेक्टोज। बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज दोनों की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एज इट इज बिल्कुल सेम है, अंतर होता है केवल कॉन्फ़िगरेशन का। ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर किसकी है? ये स्ट्रक्चर है बीटा डी ग्लूकोज और ये है बीटा डी गैलेक्टोज। बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज दोनों के अंदर पाई जाने वाली बॉन्डिंग का नाम क्या होगा? बॉन्डिंग का नाम होगा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग, ठीक है बात। बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज की स्ट्रक्चर में केवल अंतर पाया जाता है इस चौथे कार्बन पे। इस चौथे कार्बन पे OH ऊपर पाया जाता है, जबकि बीटा डी गैलेक्टोज के अंदर OH पार्टिकल नीचे पाया जाता है। बाकी पूरी स्ट्रक्चर में कोई भी बदलाव देखने को नहीं पाया जाता। मेन चीज जो आपको याद रखनी है वो ये वाली है, इट रिड्यूसेस टॉलन रिएजेंट फेलिंग सॉल्यूशन
हेंस इट इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग शुगर। इसको रिड्यूसिंग शुगर बोला जाता है, जबकि आप पढ़ चुके हैं सुक्रोज को नॉन रिड्यूसिंग शुगर आपने बोला था। इसको रिड्यूसिंग शुगर क्यों बोला जाता है, आप बड़े ध्यान से समझेंगे। बीटा डी ग्लूकोज की पहली यूनिट में आप देखेंगे पहले कार्बन पे जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो तो बिजी है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग कराने में, लेकिन दूसरी यूनिट में जहां पे बीटा डी गैलेक्टोज प्रेजेंट है उसमें पहले कार्बन पे प्रेजेंट होता है एल्डिहाइड ग्रुप, और वो एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पे फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जो कि इजीली रिड्यूस करा देता है टॉलन रिएजेंट को या फिर फेलिंग सॉल्यूशन को। इसीलिए इसे बोला जाता है रिड्यूसिंग शुगर। याद रखेंगे भाई। यहाँ पे हमारा ओलिगोसैकेराइड खत्म हो गया। लास्ट है हमारे पास पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स ऐसे सैकेराइड्स होते हैं जिनका यदि आप हाइड्रोलाइसिस कराएं तो आपके पास 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड्स बन के आने चाहिए। यानी कि यदि आप इन्हें पानी के अंदर डाल देते हैं तो ये 10 से ज़्यादा पार्टिकल्स में टूट जाते हैं। पहला है इसके अंदर स्टार्च। स्टार्च क्या होता है? एन इम्पॉर्टेंट डाइटरी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉर ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के लिए एनर्जी का एक मेन सोर्स होता है स्टार्च। इट इज ए पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। ये किसका पॉलीमर है भाई? अल्फा डी ग्लूकोज का। एंड कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 2 कंपोनेंट। यानी कि यदि आपके पास अल्फा डी ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट हैं और उन यूनिट को आप आपस में ज्वाइन कराएं तो आपके पास बन के आता है स्टार्च। लेकिन स्टार्च को बनाने के लिए आपके पास 2 चीजें होनी चाहिए। कौन सी? एक होनी चाहिए अमाइलोज और एक होनी चाहिए अमाइलोपेक्टिन। एग्जाम में यहां से सवाल आता है, आप बड़े ध्यान से समझेंगे दोनों चीजें क्या होती हैं। लॉन्ग अनब्रांच चेन विद 200 से लेके 1000 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स। यानी कि जब आप अल्फा डी ग्लूकोज की 200 से लेके 1000 यूनिट्स को आपस में ज्वाइन कराते हैं और वो भी बिना ब्रांच की फॉर्म में, मीन्स लीनियर स्ट्रक्चर में ये पाई जाती हैं। इट इज सॉल्यूबल इन वाटर। ये वाटर के अंदर सॉल्यूबल होती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 15 to 20% ऑफ स्टार्च। मीन्स स्टार्च के टोटल अमाउंट का मात्र 15 से 20% ही अमाउंट पाया जाता है अमाइलोज के अंदर। तो आप कहेंगे बाकी अमाउंट किसके अंदर पाया जाता है? बाकी अमाउंट होता है अमाइलोपेक्टिन के अंदर। अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स आर हेल्ड टुगेदर बाई 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। एग्जाम में यहां से सवाल आपसे पूछेगा कि अमाइलोज के अंदर पाई जाने वाली बॉन्डिंग का नाम बताइए और अमाइलोपेक्टिन के अंदर पाई जाने वाली बॉन्डिंग का नाम बताइए। दोनों में क्या अंतर है? ये कह रहा हाईली ब्रांच चेन पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। यानी कि अमाइलोपेक्टिन के अंदर लीनियर स्ट्रक्चर के साथ साथ ब्रांचिंग भी पाई जाती है। ये वाटर के अंदर इनसॉल्यूबल होते हैं, जबकि अमाइलोज वाटर के अंदर सॉल्यूबल होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 80 to 85% ऑफ स्टार्च। यानी कि स्टार्च का मैक्सिमम अमाउंट या मैक्सिमम मास अमाइलोपेक्टिन के अंदर स्टोर होता है। इनके अंदर जो बॉन्डिंग पाई जाती है उस बॉन्डिंग का नाम क्या होता है? यदि आप लीनियर फॉर्म की बात करें, लीनियर चेन की बात करें तो बॉन्डिंग होती है 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। लेकिन अगर आप बात करेंगे ब्रांचिंग की तो ब्रांचिंग होती है 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये बात एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है कि ब्रांचिंग कराने के लिए कौन सी बॉन्डिंग यूज में ली जाती है। नीचे मैंने इनकी स्ट्रक्चर बनाई है, आप बड़े ध्यान से देखेंगे। स्ट्रक्चर हमें क्या बताती है? ये हमारे पास क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज। एक अल्फा डी ग्लूकोज को दूसरे अल्फा डी ग्लूकोज के साथ में एडजस्ट कराया और दूसरी को तीसरी के साथ में। जब आप 2 अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट्स को आपस में ज्वाइन कराते हैं तो होने वाली बॉन्डिंग का नाम क्या होता है? बॉन्डिंग का नाम होता है 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग। जब भी अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के साथ 1,4 के साथ में लिंकेज हों और एक लीनियर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कराएं तो बनने वाली स्ट्रक्चर होती है अमाइलोज। लेकिन यदि आप इसी अमाइलोज की स्ट्रक्चर के अंदर 1,6 की फॉर्म में या 1,6 वाले कार्बन पे आप ब्रांचिंग भी एडजस्ट करा दें तो बनने वाली स्ट्रक्चर होती है अमाइलोपेक्टिन। इसीलिए अमाइलोपेक्टिन की जो स्ट्रक्चर होती है वो एक बड़ी स्ट्रक्चर होती है या एक बड़े मास को गेन करने वाली स्ट्रक्चर होती है। एक सवाल जो अभी आपने देखा था ये वाला, इट इज सॉल्यूबल इन वाटर, इट इज इनसॉल्यूबल इन वाटर। अमाइलोपेक्टिन का मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा होता है, ब्रांचिंग होने की वजह से स्ट्रक्चर काफी ज्यादा टिपिकल हो जाती है, इसीलिए ये वाटर के अंदर इनसॉल्यूबल पाई जाती है।
या कह सकते हैं कि लेस सॉल्यूबल होती है। दूसरा है इसके अंदर सेलुलोज। सेलुलोज कहां पे पाया जाता है भाई? इट फाउंड्स इन द सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल। सेल वॉल के अंदर, प्लांट की सेल के अंदर जो सेल वॉल होती है उसके अंदर पाया जाता है सेलुलोज। स्ट्रेट चेन पॉलीसेकेराइड्स ऑफ बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स। जैसे कि आपने देखा स्टार्च के अंदर अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स पाई जाती हैं, उसी तरह से सेलुलोज के अंदर बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स पाई जाती हैं। इट इज नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर। ये नेचर में नॉन रिड्यूसिंग पाया जाता है। ये स्ट्रक्चर मैंने बनाई है सेलुलोज की। कैसे बनाई है वो देखो। ये क्या है आपके पास? बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। इन्हें आप आपस में ज्वाइन करेंगे कौन सी लिंकेज से? लिंकेज का नाम होगा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। लेकिन जब भी आप इनकी कराएंगे ब्रांचिंग, तो ब्रांचिंग कराने के लिए आपको यूज करनी होगी कौन सी? 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। यानी कि स्टार्च के अंदर और सेलुलोज के अंदर ब्रांचिंग या फिर चेन का फॉर्मेशन सेम बॉन्डिंग के साथ में होता है, लेकिन अंतर होता है केवल मोनोसेकेराइड्स यूनिट का या फिर मोनोमर यूनिट का। आपने देखा था स्टार्च के अंदर जो फॉर्मेशन है मोनोमर यूनिट का, वे है आपके पास बीटा डी ग्लूकोज, सॉरी अल्फा डी ग्लूकोज, और सेलुलोज के अंदर है बीटा डी ग्लूकोज। लास्ट है हमारे पास ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है? किन्हीं भी एनिमल्स के अंदर जो एनर्जी पाई जाती है वो एनर्जी स्टोर होती है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। स्टोरेज मटेरियल ऑफ एनिमल्स, इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन। इसकी स्ट्रक्चर भी एज इट इज अमाइलोपेक्टिन की तरह ही होती है। अमाइलोपेक्टिन में आपने देखा था कि लीनियर चेन का फॉर्मेशन होता है 1,4 से, जबकि ब्रांचिंग होती है 1,6 के साथ में। इज हाईली ब्रांच दैट इज वाई ऑल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च। स्टार्च के अंदर जितनी ब्रांचिंग पाई जाती है उससे कहीं ज्यादा ब्रांचिंग पाई जाती है ग्लाइकोजन के अंदर, इसीलिए इसे बोला जाता है एनिमल स्टार्च। इट इज फाउंड इन लीवर, ब्रेन एंड मसल्स। लीवर के अंदर, ब्रेन के अंदर और मसल्स के अंदर पाया जाता है ग्लाइकोजन। अगर आपसे एग्जाम में सवाल पूछे कि ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च क्यों बोला जाता है, तो आप आंसर क्या बताएंगे? कि जैसे स्टार्च काम करता है एक एनर्जी रिसोर्स की फॉर्म में, उसी तरह से ग्लाइकोजन भी काम करता है एनर्जी को स्टोर करने का। When body requires energy, it's break down to glucose by the action of enzymes। यानी कि जब भी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है तो ये ग्लाइकोजन टूट जाते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में बाई यूजिंग ऑक्सीजन पार्टिकल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ये रियल स्ट्रक्चर है ग्लाइकोजन की। इस ग्लाइकोजन की स्ट्रक्चर के चारों तरफ पाए जाते हैं ग्लूकोज, और लगभग कितने ग्लूकोज? कम से कम 30,000 40,000 यूनिट होती हैं ग्लूकोज की एक ग्लाइकोजन के चारों तरफ। ये आप बॉन्डिंग देख सकते हैं। बॉन्डिंग कैसे होती है? ये यूनिट्स आपस में पहले तो यहाँ पे ज्वाइन हुई और फिर उसके बाद में ब्रांचिंग में ज्वाइन हुई। ये यहाँ पे बनने वाली बॉन्डिंग क्या कहलाती है? 1,4 ग्लाइकोसाइडिक, और यहाँ पे बनने वाली कहलाती है 1,6 ग्लाइकोसाइडिक। ठीक है भाई। इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट का लास्ट टॉपिक है कि हमने जितना भी कार्बोहाइड्रेट अब तक पढ़ा है इसकी जरूरत क्या है, हम कार्बोहाइड्रेट खाते क्यों हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल फॉर लाइफ इन बोथ प्लांट एंड एनिमल। इंसानों को और पेड़ पौधों को कार्बोहाइड्रेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है उनके जीवन को जीने के लिए, और वो ज़रूरत कौन कौन सी हैं? दे फॉर्म्स ए मेजर पोर्शन ऑफ आवर फूड। हमारे खाने का मैक्सिमम हिस्सा किससे बना होता है? कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है। दीज आर यूज्ड एज स्टोरेज मॉलिक्यूल्स लाइक स्टार्च इन प्लांट एंड ग्लाइकोजन इन एनिमल्स। यानी कि जितना भी फूड आप खाते हैं, फूड खाते क्यों हैं? एनर्जी गेन करने के लिए, और वो एनर्जी किसकी फॉर्म में स्टोर होती है? पेड़ पौधों के अंदर स्टोर होती है स्टार्च की फॉर्म में, और एनिमल्स के अंदर स्टोर होती है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। सेलुलोज इन द फॉर्म ऑफ वुड यूज्ड टू बिल्ड फर्नीचर, क्लॉथ्स इन द फॉर्म ऑफ कॉटन फाइबर। जो सेलुलोज होता है लकड़ी के अंदर पाया जाता है, और लकड़ी को यूज करते हैं हम फर्नीचर के फॉर्मेशन में और कपड़े बनाने में। नेक्स्ट है दे प्रोवाइड मेनी रॉ मटेरियल्स
फॉर मेनी इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल, पेपर, ब्रेवरीज एंड लिक्योर्स। यानी कि जितनी भी इंडस्ट्रीज चल रही हैं उन इंडस्ट्रीज में भी इन कार्बोहाइड्रेट्स का यूज होता है, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कपड़े बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए, शराब की भट्टियों में शराब बनाने के लिए, और जितने भी पेंट वगैरह आते हैं खिड़की दरवाजों पे करने के लिए, उनके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स का यूज होता है। दे एक्ट एज बायोफ्यूल टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर फंक्शनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितनी भी जीवित चीज़ें हैं उनकी बायोलॉजिकल फंक्शंस को रन कराने के लिए ये एक बायोफ्यूल की तरह काम करते हैं। बायोफ्यूल का मतलब है यानी कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो एनर्जी प्रोवाइड कराएं किसी भी ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी को प्रॉपर फंक्शनिंग कराने के लिए। ठीक है बात। तो यहाँ तक बात खत्म हुई कार्बोहाइड्रेट्स की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अगली चीज़ों की, जहाँ पे हम पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में, विटामिन के बारे में, हार्मोन्स के बारे में, न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में, डीएनए, आरएनए, वो सारी चीज़ें हम खत्म कर रहे होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।